अध्याय 7 देख रहे हैं। अशोका द एम्परर हु गेव अप द वॉर। अशोक एक ऐसे सम्राट जिन्होंने युद्ध त्याग दिया। बात हम शुरू कर रहे हैं रोशन से। रोशन को उनके ग्रैंडफादर दादाजी इनके जन्म दिवस पे कुछ रुपये देते हैं। इस रुपये के करारेपन को देखते हुए वो ये भी नोटिस करती हैं कि इसपे तो एक साहब का बड़ा हंसता हुआ चेहरा है और उसके साथ में यहां पर शेरों का कोई चिन्ह बना हुआ है। मैं आपको ये नोट दिखाता हूं। यहां पर जो दमकता चहकता चेहरा है ये मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे देश के महात्मा। इसके अलावा जो ये अशोक, ये है स्तंभ, अशोक स्तंभ। लायन, शेर है, इसमें 4, 3 आपको दिखते हैं। यहां देखिएगा 1 2 3, एक पीछे है। अब हम जब अशोक जी की बात करते हैं, अशोक सम्राट की बात करते हैं, तो यहां पर देखिए जो लायंस हैं, ये अशोक ने, सम्राट अशोक ने बहुत बड़े बड़े ऐसे पिलर्स हुए, यानी खंबे, उन खंबों के ऊपर यहां लगवाए, वर्क कार्व्ड इन स्टोन, यानी ये एक पत्थर से तराशे गए थे और ये हमें सारनाथ में और कई जगह पे हमें मिले हैं। अशोक, इनका एम्पायर, इनका साम्राज्य, पहली बात तो हम इनके जहां जहां ये राज करते थे उसको हमने साम्राज्य क्यों कहा, एम्पायर क्यों कह रहे हैं हम इसको, और इनको एम्परर क्यों कह रहे हैं। शुरुआत यहां से होती है कि इनके ग्रैंडफादर यानी इनके जो दादाजी हैं अशोक जी, इनके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य साहब, इन्होंने इस एम्पायर को, इस साम्राज्य को बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य, इसके अलावा आप समझिए कि ये 2300 साल पहले इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद चंद्रगुप्त, देखिए एक आदमी तो कभी इतना बड़ा राज नहीं कर सकता, उसके साथ बहुत अच्छे सेनापति होने चाहिए, उसके साथ बहुत अच्छे मंत्रीगण होने चाहिए। जैसे हमारे देश के लिए भी सरकार अगर अच्छी है, अगर नेता अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार अगर अच्छी हो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। यहां पर इनके साथ थे चाणक्य, या इनको कहते हैं कौटिल्य, बहुत बड़ा नाम है ये थे, और इनके सारे जो आइडियाज थे वो अर्थशास्त्र नामक किताब में दर्ज है। एक डायनेस्टी शब्द बार बार आएगा जिसे हम वंश कहते हैं। वंश का मतलब यह होता है कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जो बेटा था बिंदुसार, पहले ये राजा थे फिर ये राजा बने, और इसके बाद इनका बेटा हुआ सम्राट अशोक, फिर ये राजा बने। इसे हम कहते हैं वंश, इसे हम कहते हैं डायनेस्टी। पहले चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, उसके बाद अशोक। थोड़ी सी बात और बताऊंगा इनके बारे में। अशोक मौर्य कहते हैं क्योंकि ये मौर्य वंश से संबंधित हैं। देवनम प्रिय, 304 बीसी में इनका जन्म हुआ था पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है। इनकी मृत्यु हुई थी 232 बीसी, पाटलिपुत्र में ही, पटना में। इनके पिताजी और माताजी का नाम था बिंदुसार और शुभद्रांगी। यहां पर जो इनके स्पाउस है यानी इनकी पत्नी महारानी देवी, उसके बाद पद्मावती और करुवकी। इनका जो भाई है, उनकी बहन सुसीमा, सिबलिंग्स होते हैं भाई बहन। ये है पूरा मौर्यन एम्पायर। इसमें 3 जगह देखिएगा ये ब्लैक डॉट्स हैं। ब्लैक डॉट्स क्या कहलाते हैं बताते हैं, ये बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट शहर थे। इसके अलावा ये जो सारे रेड रेड आपको डॉट्स दिख रहे हैं, डार्क रेड, ये वहां उन जगह की बात कर रहा हूं जहां पर इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, अभिलेख मिले हैं। अभी इसके बारे में चर्चा होगी दोबारा। तो बहुत सारी ऐसी सिटीज आपने देखी। मेनली इसमें मैंने आपको जो नाम बताए थे वो है पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन। ये हुआ पाटलिपुत्र, ये हुआ तक्षशिला और ये हुआ उज्जैन। ये बड़े बड़े शहर थे। इसमें आप देखिएगा कि ये जो इस जगह पे तक्षशिला है, ये नॉर्थ वेस्ट, यहां से एक रूट था, कहें नॉर्थ वेस्ट का, जिसमें सेंट्रल एशिया, ये गेटवे हो गया नॉर्थ वेस्ट का।
इसके अलावा जो उज्जैन है वो ऊपर से नीचे यानी कि सेंट्रल इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ जाने के लिए एक रास्ता बन गया, या भी कहें एक द्वार था। यहां पर इनके साम्राज्य में मर्चेंट्स थे, ऑफिशियल्स थे, क्राफ्ट्स पर्सन थे, यानी कि व्यापारी, अधिकारी और क्राफ्ट्स पर्सन यानी शिल्पकार। इस शहरों में और इन जगहों में, गांवों में फार्मर्स और हर्डर्स दोनों थे, यानी किसान भी थे और साथ में पशु पालक भी थे। ऐसे भी लोग थे जो फॉरेस्ट में रहते थे, जो हंटर और गैदर का काम करते थे। और यहां पर क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है, अपनी भाषाएं लोग बोलते थे, अलग अलग खाना खाते थे और अलग अलग कपड़े पहनते थे, यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट क्लोथ्स एंड डिफरेंट फूड। लेकिन सवाल ये उठता है कि एम्पायर और किंगडम में क्या अंतर है, साम्राज्य और अगर आप केवल एक जनपद की बात करें या एक क्षेत्र की बात करें, उसमें क्या अंतर है। जो एम्परर होते हैं उनको क्योंकि बहुत बड़ा इलाका होता है कवर करने के लिए, किंगडम छोटे होते हैं, तो एम्परर को बहुत बड़ी सेना रखनी पड़ती है, यानी कि इनको बहुत सारे रिसोर्सेस चाहिए खाने के लिए, या ये कहें कि हथियार, पैसा, सब चीजें चाहिए, बड़ी बड़ी आर्मीज ये रखते थे। इसीलिए एम्परर्स या कहें एम्परर्स जिस जगह पे राज करते थे उसे हम एम्पायर कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इनको रखने पड़ते थे ऑफिशियल्स, अधिकारीगण। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य है, हर जगह से कर लाना, टैक्स लाना, उसके लिए इनको रिसोर्सेस भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, इसीलिए यह साम्राज्य इसका नाम दिया गया। बात शुरू करते हैं रूलिंग द एम्पायर की। तो होता यह था कि जो पाटलिपुत्र है उसके आसपास के इलाके तो खुद राजा के कंट्रोल में रहते थे, राजा सम्राट अशोक के। और फिर उसके अलावा राजा क्या करते थे, क्योंकि टैक्स जमा करना है, टैक्स मतलब कर। जैसे मैंने आपको पहले डिस्कशन में बताया था कि मान लीजिए एक 36 किलो एक फार्मर पैदा करता है चावल या कोई भी ग्रेन, तो 6 किलो इनको एक भाग, 1/6 भाग देना पड़ता है किसको, राजा को, यानी किंग को। इस तरीके से सब पे टैक्स लगाया गया था। और जो लोग टैक्स की अवमानना करते थे या नहीं देते थे या राजा की बात नहीं मानते थे, उसको बकायदा पनिश भी किया जाता था। बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे वो सैलरी पे थे, यानी कि उनको बकायदा वेतन और भत्ता मिलता था। जो आसपास के इलाके हैं यहां पर, उस जगह जासूस भी घुमा करते थे। एक तो जासूस हो गए और एक हो गए मैसेंजर्स। जासूस तो ये पता किया करते थे कि भाई क्या क्या कहां कहां हो रहा है, और ये एक तरीके से कान और आंखें थी कहां की, राजशाही की। और जो मैसेंजर्स थे वो बातचीत या कहें मैसेजेस पहुंचाते थे। इसके ऊपर राजा थे, मतलब हमारे जो सम्राट हैं, वो जो सम्राट अशोक हैं वो अपने रॉयल फैमिली के साथ और साथ में सीनियर मिनिस्टर्स के साथ मिलके इस पूरे एरिया को, एम्पायर को चलाते थे, इनका सुपरविजन करते थे। अब आप देखिएगा कि यहां से राजा यहां इस जगह तो नहीं कर, क्योंकि ये देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है देश, लेकिन हम लोग बहुत लंबे हैं, है ना। मतलब 30 डिग्री यहां, 30 डिग्री यहां तक जाते हैं, 1 डिग्री होता है 110 किलोमीटर, सोचिए आप। तो यहां तक बहुत लंबी यात्रा है। तो तक्षशिला और उज्जैन ये बहुत बड़े शहर थे, यहां पर राजकुमार जाते थे एज अ गवर्नर। तो यहां से राजकुमार लोगों को भेजा जाता था, गवर्नर, जो यहां पर जाके राज करते थे और यहां इस इलाके का सुपरविजन करते थे। एक ये कहें कि एक तरीके से वो वहां के राजा थे। अब मौर्यास, इन्होंने क्या किया, क्योंकि इतना बड़ा इलाका था, उन्होंने क्या किया, जो भी रास्ते, रोड के रास्ते हो या पानी के रास्ते हो, तो जो भी रोड्स हो या वाटर स्ट्रीम्स हो जहां पर आना जाना हो रहा था, वहां पर ये कंट्रोल करते थे। क्योंकि यहां पर इनको या तो टैक्स मिलता था या ट्रिब्यूट, उपहार, भेंट चीजें मिलती थी। जैसे अगर हम कौटिल्य या चाणक्य की लिखी हुई या उसके संकलन की हुई किताब हम समझना चाहते हैं अर्थशास्त्र में, तो वहां कहा गया है कि नॉर्थ वेस्ट में ब्लैंकेट, साउथ इंडिया गोल्ड और प्रेशियस स्टोन, इसके बारे में बाकायदा उसमें चर्चा की गई है। ट्रिब्यूट मतलब होता है नजराना। जैसे कोई बड़ा आदमी आया राजा के पास, बोले सर लीजिए ये मेरी तरफ से आपके लिए नजराना है, इसको ट्रिब्यूट कहते हैं। अच्छा, जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे ना, वो काफी स्वतंत्र थे, उन पे ज्यादा
राजा का कंट्रोल या उनको फ्री छोड़ा हुआ था, लेकिन उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि एलिफेंट्स यानी कि हाथी, टिम्बर लकड़ियां, हनी शहद और वैक्स मोम, ये क्योंकि जंगल के प्रोड्यूस होते हैं जानवर वगैरह, वो ये लाके थे, इनसे एक्सपेक्ट किया जाता था। अब हमें इतनी सारी जानकारी जो मिलती है वो कई जगह से मिलती है, इंस्क्रिप्शन से मिलती है, साथ में हमें मिलती है यहां पर एक साहब हुए, इनका नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो थे ये राजदूत थे, एम्बेसडर थे। कहां पर आए थे ये? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, उनके कोर्ट में, या ये कहें उनके राज दरबार में। और ये आए थे किनके किनके ये राजदूत थे? ग्रीक, यूनान के रूलर उस समय वेस्ट एशिया के, जिनका नाम था सेल्यूलस निकेटर। और मैं किनकी बात कर रहा हूं? मेगास्थनीज की। तो ये इनके राजदूत थे। तो ये आए, इन्होंने कहा कि जब राजा कभी निकलते थे तो बड़ी जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत होता था, लोग जश्न जश्न में बिल्कुल भाव विभोर हो जाते थे। और आराम से आप देखेंगे कि सोना है, जो एलिफेंट्स निकलते थे वो सोने और चांदी से लदे होते थे। कई ऐसे गार्ड्स होते थे जो ट्रीज, पेड़ लेके घूमते थे या चलते थे, उनके पीछे बहुत सारे, या उन पेड़ों पर पैरट, जो कि ट्रेन पैरट होते थे, तोते, वो घूमते रहते थे। हाँ, एक और चीज है, जो किंग है उसके आसपास औरतें होती थी, लेकिन उनके पास हथियार होते थे, और हथियारबंद और औरतें होती थी। हमेशा किंग को यह रहता था कि भाई उन्हें कोई मार ना दे, इसीलिए खाना खाने से पहले उनके, जिसने भी खाना बनाया है वो पहले उसको खाता था, और उसके बाद इनको खाना दिया जाता था, वो खाना खाते थे। एक ही कमरे में 2 रात से ज्यादा ये ज्यादा नहीं सोते थे। इसके अलावा उन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में, जो आज का पटना है, वो भी बताया कि बहुत बड़ा शहर था, खूबसूरत शहर था। 570 से ज्यादा बुर्ज यानी कि टावर्स थे, और 64 से ज्यादा इसमें गेट्स थे, और लकड़ियों से, ब्रिक यानी जो आज का नाम ईंटें कहते हैं, उनसे बनाया गया था। बहुत अच्छे से नक्काशी की गई थी। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े उद्यान थे जिसमें बहुत सारे पक्षी विचरण किया करते थे। तो यहां से हमें पता चला, एक और चीज पता चली थी कि उस जमाने में बहुत बढ़िया इरिगेशन सिस्टम था, सिंचाई की व्यवस्था थी, जिसके कारण एक साल में 2 बार हार्वेस्टिंग होती थी, यानी कि 2 क्रॉप, 2 पैदावार पैदा की जाती थी उस जमाने में। ये मेगास्थनीज ने कहा। अब हुआ ये कि अशोक, एक जिसको हम कहते हैं कि इनके नाम पे एक बकायदा सीरियल भी बना। इनको हम यूनिक रूलर क्यों कहते हैं, ये इतने स्पेशल क्यों हुए, क्यों हम इनका नाम लेते हैं? देखिएगा कि सबसे शुरुआत में आए चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके बारे में हमने अभी चर्चा भी की। इसके बाद आए बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे और अशोक के पिता थे, अशोक द ग्रेट, जिनका हम नाम ले रहे हैं। इसके बाद दशरथ आए, संप्रति आए, सालिसुका आए, देववर्मन आए, और 7 धनवान आए, और उसके बाद बृहद्रथ आए। लेकिन अशोक इतने फेमस कैसे हो गए? हुआ ये था कि ये सबसे फेमस मौर्यन रूलर हुए, शासक हुए मौर्यन साम्राज्य के। ये ऐसे थे जिन्होंने अपना जो भी बात कहनी थी वो शिलालेख या कहीं इंस्क्रिप्शन, पत्थर पे, या ये मेटल पे लिखाया जाता है, धातु पे, अपनी बातें यहां पर लिखवाई। और ये जो बातें लिखवाई वो लिखाई प्राकृत में, जो लोकल लैंग्वेज थी, और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। इसके बारे में भी अभी बात होगी। तो टर्न कहां हुआ, टर्न ऑफ इवेंट्स कहां हुआ? हुआ ये कि जो कोस्टल उड़ीसा है, उड़ीसा, इसको पहले कहा जाता था कलिंगा। क्या कहा जाता था? कलिंगा। अब यहां पर जब इन्होंने कलिंग जीतने की लड़ाई लड़ी, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, दया रिवर है, दया नदी, ये पूरा पानी रक्त रंजित हो गया था, खून से भर गया था। इस वायलेंस और ब्लडशेड को देख के सम्राट अशोक ने डिसाइड किया कि इसके बाद कोई वॉर, कोई युद्ध वो नहीं लड़ेंगे। और यही नहीं, वो ऐसे राजा हुए हिस्ट्री में जिन्होंने जीतने के बाद, जो जीते और उसके बाद उन्होंने, जीते हुए राजा ने लड़ना छोड़ दिया। राइट? तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो इंस्क्रिप्शंस थे, जो मैंने आपको इंस्क्रिप्शंस बताया, उसमें बहुत सारी चीज लिखी थी। उन्होंने ये कहा कि ऐसा हुआ 8 साल, जब ये 8 साल राजा बन चुके थे, एक कलिंगा गए और उन्होंने कलिंगा को जीता। 1 लाख करीब लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को इन्होंने बंदी बनाया।
लेकिन इनके दिल में इतनी ज्यादा ग्लानि हुई, इन्होंने कहा हमने एक बेचारा इंडिपेंडेंट लैंड था उसको जाके हमने कॉन्कर किया, जीता, लाखों लोग मरे, ब्राह्मण्स भी, मॉन्क्स भी, मतलब जो हाई उस पे आते थे जिनकी बड़ी इज्जत की जाती थी वो भी मरे, जो मरे उनके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बीवियां, बच्चे सब परेशान हो गए। और इसका मतलब ये है कि मैंने जो धम्म है वो फॉलो नहीं किया। मेरा धम्म ये है कि आज मुझे किसी को हथियार से नहीं डराना है, मारना है, काटना है, मुझे उनका दिल जीतना है। मेरा काम यही है, मेरा धर्म यही है कि जिस तरीके से एक टीचर अपने विद्यार्थी को सिखाता है या बाप अपने बेटे को सिखाता है कि देखो यह गलत काम है, इसको मत करो, इसी तरीके से अब मेरा धर्म कह सकते हैं इसको, मेरा धर्म यह है कि मैं अपनी प्रजा को वो बताऊं जो सही है। राइट, ये सब चीजें उन्होंने स्प्रेड कैसे की, लोगों की तक कैसे पहुंची, इन इंस्क्रिप्शन के जरिए, यानी उन्होंने पत्थरों पे और धातुओं पे लिखवाया और लोगों ने उसको पढ़ा, समझा। तो ये जो शब्द आ रहा है धम्मा और धर्मा, ये एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। संस्कृत में इसको धर्मा कहते हैं। धम्मा जो है वो वहां का प्राकृत वर्ड था, यानी कि जो लोकल भाषा थी ना वहां की, वो धम्मा कहते हैं उसको। अब अशोक का धर्म क्या था, या अशोक धर्म क्या चाहते थे? वो ये कहते थे कि हम जो भगवान की पूजा कर रहे हैं या हम धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे फादर, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे फादर एक अपने बच्चे को बताता है बेटा क्या सही है क्या गलत है, तो क्योंकि मैं एक किंग हूं, क्योंकि मैं एक एम्परर हूं, तो मेरा काम बनता है कि मैं अपने प्रजा को, मैं अपने लोगों को, पीपल को ये बताऊं कि सही क्या है। और वो भगवान बुद्ध की टीचिंग से, उनके उपदेश से काफी प्रभावित थे अशोक जी। उसके बाद उन्होंने देखा कि उनके प्रजा में बहुत सारे लोग परेशान हैं, अलग अलग धर्म है, लोग आपस में लड़ रहे हैं जैसे आज भी लड़ते हैं। इसके अलावा जानवरों की बलि दी जाती है, जो बेचारे गरीब हैं, जो दास हैं, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। जो फैमिलीज हैं आपस में लड़ रही हैं, पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं। अशोक ने कहा ये सब चीजें मेरे जो समाज में चल रही है इसे मुझे दूर करना है। तो उन्होंने क्या किया, धम्म महामत्ता, ये देखिएगा, ऐसे इन्होंने अधिकारी बनाए या कहें उनको नियुक्त किया और इनको भेजा धम्म के लिए, अपना जो धर्म है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, हर जगह पे ऐसे इंस्क्रिप्शंस गुदवाए और इन धम्म महामंत्रों को कहा कि जाओ और ये पढ़ के सुनाओ। जिनको नहीं पढ़ना आता वो तो ठीक है, जो पढ़ लेंगे वो अच्छी बात है, जिनको नहीं पढ़ना आता वो उनको पढ़ के बताओ। और वो मेरी जो भी टीचिंग है, साफ सुथरा रहना, मतलब दिल से, दिमाग से, मारना काटना नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वो सारी चीजें उन्होंने बताई। इसके अलावा अशोक ने इन्हीं मैसेंजर्स को, या कहें कि धर्म महामत्ता को सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका भी भेजा। इसके अलावा इन्होंने रोड्स बनाए, डग वेल्स का मतलब होता है कुएं खुदवाए, इन्होंने रेस्ट हाउसेस बनवाए यानी विश्राम की जगह बनाई, इन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट आदमियों के लिए करने के अलावा जो जानवर हैं उनके लिए भी, एनिमल ट्रीटमेंट के लिए भी जगह बनाई। यानी इसीलिए इनको अप्रतिम या बहुत परिवर्तन, ऐसे बहुत अच्छे नाम दिए गए हैं, ऐसे रहे। ये अशोक चक्र है, इसमें जितने भी कांटे हैं हर चीज के बारे में यहां पर दिया गया है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व, 261 और 262 के बीच में लड़ा गया, उसी ने सारा परिवर्तन किया। यहां पर देखिएगा उस जमाने में बनी हुई जो एक वास्तुकला है, जो आज कहां रखी है, राष्ट्रपति भवन में रखी है, बहुत सुंदर है। अशोक का मैसेज बिल्कुल सिंपल था कि देखिए ऐसा है कि आपको सबके साथ अच्छे से पेश आना है, लड़ाई झगड़ा भूलना है, एक दूसरे के रिलीजन की या धर्म की आपको अवमानना नहीं करनी है, रिस्पेक्ट करना है, आप किसी को क्रिटिसाइज ना करें, सबकी रिस्पेक्ट करें, बस इसी बात से, मतलब ये तो बेसिक बात है जी। एक और चीज बताता हूं, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट की मैंने बात की थी, उन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट में अपने जो इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे, तो आप देखिएगा यहां पर ये अर्ली ब्राह्मी है, बंगाली, मलयालम, बहुत सारी चीजें आपस में कॉमन है, तो ये ब्राह्मी में उन्होंने लिखवाया था। इसके बाद मैं अगर बात करूंगा तो जो मौर्यन एम्पायर है वो 2200 में खत्म हो गया। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है और कुछ नॉर्थ इंडिया, यहां पर इंडो ग्रीक इन्होंने तकरीबन 100 साल तक राज किया। उसके बाद सेंट्रल एशियन कुछ लोग आए जिसको हम कहते हैं शाकास, इन्होंने राज किया और इन्होंने कहा का किंगडम रखा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में।
और ये 500 साल तक, कई इनके किंगडम 500 साल तक चले। इसके बाद ये जो शाकास हैं, इनको हराया किसने? गुप्ता किंग्स ने। गुप्ता के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आए कुषाण, कुषाणास। मान लीजिए 2000 साल तकरीबन पहले। फिर जो एक जनरल हुए मौर्य के, मौर्य जो हमने अभी देखा, ये थे, इनका नाम था पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा, इन्होंने एक किंगडम सेटअप किया। और उसके बाद एक दूसरी डायनेस्टी आई जिसको हम कहते हैं काणवास, काणवास। फिर उसके बाद गुप्ता एम्पायर, वो तकरीबन 1700 साल पहले तक चला। अब शाकास, इन्होंने वेस्टर्न इंडिया में रूल किया और उसके बाद बहुत सारे इन्होंने सातवाहन के साथ लड़ाइयां की। सातवाहनास जो कहां रूल करते थे? वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया। तो जो सातवाहन हैं, इन्होंने अपने समझ लीजिए जिन्होंने स्टैब्लिश किया अपना 2100 साल पहले, और ये तकरीबन 400 साल तक चला इनका। तो 1700 साल पहले एक नई फैमिली आई जिसको कहा गया वाटकास, वकाटकास, वकाटकास। और ये आपके सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में बड़े बड़े प्रभावशाली थे। अगर हम साउथ इंडिया में जाएंगे तो यानी कि हिंदुस्तान का जो नीचे पार्ट है, वहां चोल, चेरास और पांड्यास, इन्होंने 2200 से लेकर 1800, आज से पहले जाएं, इतने साल तक राज किया। और 1500 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, दो बड़े बड़े किंगडम हुए जो है पल्लवास और चालुक्यास। इस जमाने में ये सब जब हो रहा था तो यहां पर एग्रीकल्चर यानी कि खेती में बहुत बहुत प्रगति हुई, नए टाउन्स बने, क्राफ्ट में बहुत अच्छा काम हुआ। इसके अलावा ट्रेडर्स ने, जो व्यापारी थे, उन्होंने बड़े अच्छे नए नए रास्ते खोजे। फिर नई बिल्डिंग्स बनी, न्यू बिल्डिंग्स बनी, बहुत अच्छी अच्छी इमारतें बनी, टेम्पल्स बने और स्तूपास बने। इन्होंने बुक भी, यहां पर बुक भी लिखी गई बहुत सारी, और साइंटिफिक डिस्कवरीज भी हुई। तो ये सारी चीजें इस जमाने में हुई। दीवार, ये दीवार को बनाया गया है चाइनीज डायनेस्टीज द्वारा, जो भी वहां उस समय राजा रहे। इसको बनाया गया था इसलिए क्योंकि इस तरफ से जो आक्रमण होता था, बार बार आक्रमण होता था, तो यहाँ के अपने साम्राज्य के लोगों को, पशुपालकों को बचाने के लिए इस दीवार का निर्माण हुआ। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिसंबर 1987 में घोषित किया। ये मानव कला का एक अप्रतिम नमूना है, क्योंकि इसकी लेंथ है या इसकी लंबाई है 21,196.18 किलोमीटर। बहुत सालों तक इसको बनाया गया। तकरीबन 6 चाइनीज डायनेस्टी इसमें इनका योगदान है। 2300 साल तक ये बनती रही। इसमें सबसे फेमस है क्विन डायनेस्टी, जिन्होंने उत्तर का भाग बनाया या उसे कनेक्ट किया। यहां पर यह बताया जाता है कि एक ड्रैगन है, उड़ने वाला एक जीव है, वो इस तरीके से विचरण करता था और जहां जहां वो जाता था उसकी ट्रेल लेकर यहां वर्कर्स इस दीवार को बनाते रहते थे। एक और पॉपुलर मिथ है, एक सोच है कि अगर आप स्पेस में जाएं और वहां से आप देखें तो आपको ये वॉल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखाई देगी, जो कि सत्य नहीं है। आप पाएंगे कि हर 100 और 200 मीटर पे यहां पर एक बुर्ज बनाया गया है सर्वेलेंस के लिए, ताकि सैनिक यहां पर खड़े होकर निगरानी कर सके। ध्यान रहे कि ये वॉल ऐसी कॉन्टिन्यूस 21,000 किलोमीटर तक नहीं है, बल्कि ये टूटी फूटी है या फिर कटी फटी है। जहां पर बड़ा कोई पहाड़ आ जाए या कोई नेचुरल प्रोटेक्शन मिल जाए जिससे बाहरी आक्रमण को रोका जा सके, वहां तक ये बनाई गई है। उसके आगे फिर और बनाई गई है। जब चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ 1966 से लेकर 1976 तक, तब इसकी बहुत सारी ईंटें निकाल के लोगों ने घर बनाए, इमारतें बनाई, फार्म्स, रिजर्वायर्स बनाए। जो सबसे ज्यादा लोग जहां आते हैं इस चाइनीज वॉल को देखने के लिए, वो जगह है बाडालिंग। बाडालिंग जो बेजिंग के करीब है।
10 मिलियन से ज्यादा लोग एक साल में यहां पर आते हैं। 70,000 से ज्यादा लोग कभी कभी पीक सीजन में एक दिन में आते हैं। 1664 के बाद इस दीवार पे ज्यादा काम नहीं किया गया है, थोड़ा सा पैच वर्क जरूर किया गया है। एक स्टोरी है, इसमें दीवार टूट जाती है, एक आदमी दब जाता है, उसकी महिला, उसकी पत्नी इस तरीके से रोती है, बिटर तरीके से, कि वो दीवार टूट जाती है उसके पास की, और उसके हस्बैंड, उसके पति की हड्डियां उसे मिलती है, जिसको वो फिर बरी कर सके, उसे वो दफना सके। ये बात है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। बहुत शुक्रिया।